डियर स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर दो पार्ट में रहेगा। फर्स्ट पार्ट में मेनली हम जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस हैं, जो पहले जीवों को वर्गीकृत करने के लिए अलग अलग प्रकार के जो सिस्टम थे, जैसे शुरुआत वाले जो सिस्टम थे उनको अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं या फिर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं, जिसके अंदर कुछ पहले अटेम्प्ट किए गए थे ताकि ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग करके समझना उनको आसान हो, उनको हम अच्छे ढंग से याद कर सकें, उनकी जो स्टडी है वो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाजनक हो। और जो बाद में जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया गया वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। तो जो फर्स्ट पार्ट में हम ये दो क्लासिफिकेशन सिस्टम देखेंगे, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, खासकर R.H. विटेकर ने दिया था जो। और उसके बाद जो मेन डिस्कशन रहेगा फर्स्ट पार्ट में वो किंगडम मोनेरा के बारे में रहेगा। बाकी जो किंगडम प्रोटिस्टा है और किंगडम जो फंजाई है और साथ में जो वायरस हैं, वायरोइड्स हैं, प्रायोन्स हैं, तो इनके बारे में जो डिस्कशन है वो सेकंड पार्ट में रहेगा। बाकी जो एनिमल और प्लांट किंगडम है इनके बारे में एक अलग से सेपरेट चैप्टर रहेंगे, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। वहाँ पे हम डिटेल में इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, अर्लियर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अर्लियर का मतलब है पहले किस टाइम के जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, मतलब जीवों को वर्गीकृत करने के लिए किस प्रकार के जो सिस्टम है यूज किए जाते थे, ताकि हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगराइज करके उनकी जो स्टडी है उसको ईजियर कर सकें, उनको समझना, उनको याद रखना, और उनके अलग अलग जो मोर्फोलॉजिकल करेक्टर्स हैं, उनके एनाटोमिकल करेक्टर्स हैं, तो उनको अलग अलग समझने के लिए हमने जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो चलाए थे स्टार्टिंग में। तो अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में देखते हैं, मैनी अटेम्प्ट्स हैज बीन मेड सो फार टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म को वर्गीकृत करने के लिए, जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि ऑर्गेनिजम्स को वर्गीकृत करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है अर्थ के ऊपर। तो उसके लिए बहुत सारे जो प्रयास हैं वो शुरुआत से ही किए जा चुके हैं ह्यूमंस के द्वारा, यूजिंग क्राइटेरिया बोर्न आउट ऑफ नीड टू यूज ऑर्गेनिज्म फॉर आवर ओन यूज। तो स्टार्टिंग में जो क्राइटेरिया जो यूज किया जाता था, मतलब किस बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते थे, वो स्टार्टिंग में यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म के बेस पे था, कि हम ऑर्गेनिज्म का यूज किस बेस पे करते हैं, कि उसका जो खाने के लिए यूज करते हैं, शेल्टर आवास के लिए यूज करते हैं, या फिर क्लोथिंग कपड़े वगैरह के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले जो एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, जिसमें जो बायोलॉजी के फादर हैं, जूलॉजी के बायोलॉजी के जो फादर माने जाते हैं एरिस्टोटल, तो उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने की कोशिश की थी। यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स टू क्लासीफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। तो उन्होंने प्लांट्स को मेनली 3 ग्रुप में डिवाइड किया था मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स के बेस पे। जो बिल्कुल छोटे टाइप के प्लांट थे उनको, प्लांट का जो घास फूस थे उनको हर्ब्स में रखा, और जो झाड़ियाँ थी उनको श्रब्स में, और जो ट्रीज हैं उनको, जो भी बड़े ट्रीज हैं इनसे थोड़े से बड़े हाइट में आते हैं तो उनको ट्रीज में, मतलब 3 टाइप के ग्रुप बनाए थे, जो हम आज भी वैसे डिस्कस करते हैं। वैसे जो उन्होंने एक जर्नल मोर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक के बेस पे प्लांट्स को ग्रुपवाइज किया था, मतलब क्लासीफाई किया था। जबकि एनिमल्स में उन्होंने 2 ग्रुप बनाए थे, एक वो ग्रुप जिनके पास रेड बल्ड है, और एक वो ग्रुप जिसके पास रेड बल्ड नहीं है, मतलब रेड बल्ड के बेस पे ही एनिमल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया था। उसके बाद 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, जो कि कार्लस लिनियस ने दिया था। यह वही कार्लस लिनियस है जिसके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का रूल्स हैं वो दिए थे, और जिन्होंने एक जो सिस्टमा नेचर बुक है वो पब्लिश की थी। सिस्टमैटिक्स जब हम पढ़ रहे थे, जब इनके बारे में डिस्कस किया था, तो 2 किंगडम्स उन्होंने कौन से दिए थे, प्लांटिया और एनिमिलिया। तो प्लांटिया और एनिमिलिया जो किंगडम है, पहले सबसे पहले जो एक थोड़ा सा साइंटिफिक क्लासिफिकेशन वो कार्लस लिनियंस ने देने की कोशिश की थी। उसके बाद है ड्रॉबैक्स ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या फिर अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थे, उनकी क्या कुछ कमियां थी। डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो उन्होंने इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में, इन क्लासेस के बारे में कोई डिस्टिंग्विशन या फिर कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं बताया था, कोई अलग अलग इनको नहीं बताया था। जैसे यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स को एक ही जगह रखा गया था। यूकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, वो प्रकार की सेल होती है उनके पास। तो इनको एक साथ रखा गया था। यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी, कईयों को एक साथ में रखा गया था, और उनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं बताए गए थे। फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी को नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई के साथ
मतलब ग्रुपाइज किया गया था, जिसके अंदर मतलब उनके अलग अलग करेक्टर्स हैं वो भी डिफाइन नहीं किए गए थे। इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोसिज, फरन, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स अंडर प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर मतलब उस टाइम पे जो प्लांट और एनिमल दो किंगडम ही बनाए थे, तो प्लांट के अंदर सभी जीवों को, जैसे बैक्टीरिया आ गया, ब्लू ग्रीन एल्गी आ गई, फंजाई आ गई, तो इनको भी रखा गया था। हालांकि जो मोसिज, फरन्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म ये तो आज भी रखे गए हैं प्लांट किंगडम के अंडर में, लेकिन पहले जो एक्स्ट्रा ग्रुप है उनको भी रखा गया था। किस बेस पे रखा गया था? उनकी सेलवाल के बेस पे। भाई सेलवाल है तो प्लांट किंगडम में है, और सेलवाल नहीं है तो वो एनिमल किंगडम में रखे गए थे। तो सेलवाल भी अलग अलग टाइप की पाई जाती है। हालांकि उनके पास सेलवाल तो थी, लेकिन दूसरे करेक्टर्स हैं बहुत ज़्यादा वो डिफरेंट थे एक दूसरे से, फिर भी उनको एक ही ग्रुप में रखा गया था। डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रोपिक ग्रुप्स फंजाई फ्रॉम द ऑटोट्रोपिक ग्रीन प्लांट्स। तो हम देख सकते हैं जो ग्रुपाइज किया गया था इसमें, जो एनिमल्स, जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर ही एल्गी को रखा, जो फंजाई है फंजाई को रखा गया था। और फंजाई क्या है? हेटेरोट्रोपिक है, अपना खाना दूसरों से लेता है, लेकिन बाकी के जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो क्या है? ऑटोट्रोपिक हैं, बैक्टीरिया को छोड़ के। तो इसमें हेटेरोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया को, मतलब जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनको एक साथ रखा गया था। आल्थो वाल्स डिफरेंट कंपोजिशन, हालांकि उनकी जो सेल वाल है वो अलग अलग कंपोजिशन की थी। जैसे कि जो फंजाई हैं उनके पास काइटिन सेल वाल होती है, जबकि जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनके पास सेलुलोजिक सेल वाल पाई जाती हैं। नोट इंक्लूड अदर करेक्टरिस्टिक्स लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वाल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो दूसरे करेक्टर्स को बिल्कुल उस टाइम पे इग्नोर किया गया था, इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था कि उनकी सेल स्ट्रक्चर कैसी है, नेचर ऑफ वाल कैसी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो कैसा खाना खाते हैं, ऑटोट्रोपिक है, हेटेरोट्रोपिक है, हैबिटेट कैसा है, किस जगह पे रहते हैं, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा यूज करते हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, मतलब वो किस पेरेंट्स की संतान है, उनके कॉमन एंसेस्टर कहाँ पे जाके मिलते हैं। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर भी कोई वहाँ पे गौर नहीं किया गया था जब क्लासीफाई किया जाता था। तो ये ड्रॉबैक्स थे, और इन्हीं ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए बाद में जो एक सिस्टम आया जिसको नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं, या फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बोलते हैं। तो ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया था? R.H. विटेकर ने 1969 के अंदर इसको प्रपोज किया था, मतलब बताया था। इसमें 5 किंगडम बनाए गए थे: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमिलिया। तो ये 5 जो किंगडम्स हैं वो डिस्कस किए गए थे। An attempt to evolve a classification system with not only morphological, physiological and reproductive similarities। इसमें केवल जो बाहरी करेक्टर्स और जो फिजियोलॉजिकल, मतलब जो इंटरनल ऑर्गन कैसे काम करते हैं उन करेक्टर्स और रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज के बेस पे ही ऑर्गेनिजम्स को अलग नहीं किया गया था, बल्कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी ध्यान में रखा गया था कि कौन से जो एक टाइप के जो प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं वो कहाँ से आए हैं, उनका कॉमन एंसेस्टर कौन है। तो उस बेस पे भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया था। 3 डोमेन सिस्टम आता है एक। इसमें क्या किया जाता है? जो किंगडम मोनेरा है उसको 2 डोमेन में डिवाइड किया जाता है, और जो 4 जो किंगडम्स हैं वो अलग रह जाते हैं: प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल्स। और मोनेरा को 2 में डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसकी वजह से जो टोटल है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बन जाते हैं। तो इससे हम एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी पढ़ते हैं। वैसे जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो ज़्यादा पढ़ा जाता है। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के हम जो मेन गुण है वो देखते हैं एक टेबल के जरिए, जो कि एनसीईआरटी से है। तो एक साइड में करेक्टरिस्टिक्स लिखे गए हैं और एक साइड में जो हमने 5 किंगडम्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सेल टाइप है, जैसे मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल होती है, मतलब यहाँ पे जो ट्रियो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है, जबकि बाकी के जो चारों हमारे किंगडम है उनके अंदर यूकैरियोटिक 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 हर में एक यूकैरियोटिक टाइप की सेल ही पाई जाती हैं। सेल वाल की जो कंपोजिशन है, जो कि एक हार्ड सरफेस होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड में, तो वो नॉन सेलुलोजिक होती है मोनेरा के अंदर। वो पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड की बनी होती है, मतलब सेलुलोज की नहीं होती। जबकि प्रोटिस्टा में वो कुछ में प्रेजेंट होती है, फंजाई में प्रेजेंट होती है, काइटिन की बनी होती है सेल वाल, प्लांट में सेलुलोज की बनी होती है, और एनिमल में एब्सेंट होती है। और हम देख सकते हैं पहले वाले 4 किंगडम में जो सेल वाल है वो प्रेजेंट है, अलग अलग जो उसकी कंपोजिशन है, लेकिन एनिमल में वो एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
तो ये प्रोकैरियोटिक से हम आइडिया लगा सकते हैं कि वहाँ पे एब्सेंट है, बाकी सभी चारों के चार किंगडम में वो प्रेजेंट होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिससे एक डिफाइंड न्यूक्लियस दिखाई देता है, स्पष्ट न्यूक्लियस हम देख सकते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होती है, मतलब बहुत सारी जो सेल्स हैं वो इकट्ठी होती हैं, मतलब वो टिश्यू नहीं बनाती। सेलुलर और टाइप का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, कईयों में तो एक ही सेल पाई जाती है। प्रोटिस्टा में भी सेलुलर होती है। फंजाई में मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू होते हैं, मतलब ज़्यादा सेल जरूर पाई जाती हैं लेकिन वो लूजली कनेक्टेड होते हैं। टिश्यू एंड ऑर्गन प्लांट में पाए जाते हैं, और जबकि टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम एनिमल में पाए जाते हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है जैसे जैसे हम हायर किंगडम की तरफ जाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब खाना कैसे लेते हैं। मोनेरा के अंदर ऑटोट्रोपिक, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक आ जाते हैं, एंड हेटरोट्रोपिक्स भी आ जाते हैं। ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक में सैप्रोफाइटिक जो कि डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस से खाना लेते हैं, और पैरासिटिक में जो अपना खाना दूसरे जीवों से, जिंदे जीवों से लेते हैं, एक होस्ट के रूप में उनको यूज करते हैं। और कीमोसिंथेटिक में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन से अपना खाना तैयार करते हैं, ऑटोट्रोपिक का ही टाइप होता है ये। और फोटोसिंथेटिक में फोटोसिंथेसिस से खाना तैयार किया जाता है। प्रोटिस्टा में ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी पाया जाता है और हेटरोट्रोपिक दोनों मिलेंगे। फंजाई में केवल हेटरोट्रोपिक मिलेगा, ऑटोट्रोपिक नहीं मिलता है। यहाँ पे सैप्रोट्रोपिक और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। प्लांट्स में ऑटोट्रोपिक पाया जाता है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जबकि एनिमल्स में हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही है। और उसमें होलोजोइक, होलोजोइक में जिसमें जो सॉलिड फॉर्म है खाने की वो यूज की जाती है, और इसमें हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स तीन टाइप का न्यूट्रिशन आ जाता है, और साथ में सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी एनिमल में देखने को मिलता है। तो ये करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे 5 किंगडम सिस्टम है वो दिया गया था। और अब इसकी हम यूजफुलनेस देखते हैं, क्या कुछ इसके फायदे थे जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। ब्रोड टुगेदर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया विद अदर ग्रुप्स विच वर यूकैरियोटिक। तो इसने क्या किया, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को और ब्लू ग्रीन एल्गी को, साइनोबैक्टीरिया को हम देखेंगे मोनेरा के अंदर जब डिस्कस करेंगे, तो दोनों को एक ही ग्रुप में पढ़ा जाता है, और इनको पहले किस में रखा गया था, यूकैरियोटिक ग्रुप्स में रखा गया था। ब्रोड टुगेदर क्लैमिडोमोनास, क्लोरेला एंड पैरामीशियम एंड अमीबा अर्लियर प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम विच लैक सेल वॉल। हालांकि इनके पास जो किंगडम, पहले इनको एनिमल किंगडम में रखा गया था, जो क्लैमिडोमोनास ग्रीन एल्गी होती है, क्लोरेला भी ग्रीन एल्गी होती है, और पैरामीशियम एंड अमीबा ये क्या होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं। तो इनको पहले अलग अलग ग्रुप में रखा गया था। अब जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, इन्होंने इन सभी ग्रुप्स को एक साथ रख दिया। पहले इनको एनिमल किंगडम में जगह मिली हुई थी। ग्रुप टुगेदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर को भी एक जगह पे रखा गया, जैसे क्लैमिडोमोनास है, स्पाइरोगायरा है। तो ये पहले अलग अलग रखे गए थे, लेकिन एल्गी के अंदर जो प्लांट किंगडम का जो एक डिवीजन है एल्गी, तो उसके अंदर इनको रखा गया। मतलब करेक्टरिस्टिक्स क्या थे इनके, कि जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और जो एक जैसे पिगमेंट इनके पास होते हैं, ग्रीन पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है इनके पास, जिसकी वजह से इनको एक जगह पे रखा गया। तो करेक्टर्स जो ज़्यादा एक जैसे मैच कर रहे थे, उनके बेस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने की कोशिश की गई थी इसमें। आल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा, जितने भी पुराने टाइप की सेल थी, मतलब जो ट्रू न्यूक्लियस नहीं था जिनके अंदर, तो उनको मोनेरा में रखा गया। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब जो ट्रू टाइप की सेल थी और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। और फंजाई वर प्लेस्ड इन ए सेपरेट किंगडम, तो जो फंजाई थी उनको एक सेपरेट किंगडम में रखा गया, जिसको किंगडम फंजाई बोला गया। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किंगडम मोनेरा, उसके बाद बाकी के जो किंगडम रहेंगे वो सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया आर ओनली मेंबर्स एंड मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो जो बैक्टीरिया है वही केवल किंगडम मोनेरा में पढ़े जाते हैं। सोल का मतलब होते हैं अकेले, और अबंडेंट का मतलब होते हैं, मतलब सोल मेंबर बोला जाता है इनको। वैसे मोस्ट अबंडेंट का मतलब है प्रचुर मात्रा में यही पाए जाते हैं इसमें। लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसी जगह पे रह सकते हैं जहाँ पे जो दूसरे जीव हैं बिल्कुल भी नहीं रह पाते, जैसे हॉट स्प्रिंग्स हैं, गर्म पानी के जो स्रोत होते हैं। डेजर्ट्स, मरुस्थल हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। स्नो, बर्फ़ में। डीप ओशियंस, गहरे समुद्रों में भी रह सकते हैं, और किसी दूसरे जीव के ऊपर भी रह सकते हैं, जीव के अंदर भी रह सकते हैं, पैरासाइट्स की फॉर्म में, परजीवी की फॉर्म में, जो कि अपना खाना दूसरों से डायरेक्ट न्यूट्रिय जो लेते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते रहते हैं। 4 कैटेगरीज हैं
बैक्टीरिया की किस बेस पे, उनकी शेप के बेस पे। तो स्पेरिकल कोकस मतलब स्पेरिकल जो शेप होती हैं उनको कोकस बोला जाता है, रोड शेप को बैसिलस बोला जाता है, और ये पीएल का मतलब है प्लूरल फॉर्म, तो कोकस को कोकाई भी बोला जाता है। और रोड शेप्ड मतलब छड़ जैसी आकृति होती है तो उसको बैसिलस, कोमा शेप्ड स्ट्रक्चर को वाइब्रियम बोला जाता है, प्लूरल विब्रियो होता है, और जो स्पाइरल होते हैं मतलब स्प्रिंग टाइप को स्पाइरलम बोला जाता है। तो ये जो कोकस है, बैसिलस है और विब्रियम है और स्पाइरलम है, ये थोड़े साइंटिफिक नाम है। जबकि जो स्पाइरल है, रोड शेप्ड, कोमा और स्पाइरल, ये क्या है, ये शेप हैं। तो अलग अलग शेप के बेस पे बैक्टीरिया की कैटेगरीज अलग अलग बनाई गई हैं। सिंपल स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर विद मोस्ट एक्सपेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। तो इनकी स्ट्रक्चर है बड़ी सिंपल पाई जाती है, लेकिन इनका बिहेवियर है, इनके जो सेल एक्टिविटी हैं, जो भी इनके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। विद मोस्ट एक्सपेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मतलब है, एक्सटेंसिव का मतलब है बहुत फैली हुई, मतलब इनके अंदर अलग अलग विभिन्नता पाई जाती हैं। बैक्टीरिया होता बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटी शो करता है। मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक और कैमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक। तो इसमें दोनों टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। ये फोटोसिंथेसिस से भी अपना खाना बनाता है और साथ में केमिकल रिएक्शन, जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, उनसे भी जो एनर्जी निकलती है तो उनको भी ये एटीपी सिंथेसिस में यूज करता है। वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रोप्स। तो ज़्यादातर जो बैक्टीरिया है वैसे तो हेट्रोट्रोप्स हैं, कुछ ही पाए जाते हैं उसमें ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले। तो जो हम पिक है वो देख सकते हैं बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया ये सिंगल बैक्टीरिया है, इसके ऊपर जो काफ़ी सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं और कुछ फ्लैजिला होते हैं, फ्लैजिला लॉन्ग होते हैं, और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी अलग अलग जो काम है वो देखती हैं। और जो हमने अलग अलग शेप हैं वो देखी हैं, जैसे स्पाइरल मैसिंग, ये स्पाइरल मतलब स्प्रिंग टाइप में होता है। बैसिलस रोड शेप्ड बैक्टीरिया होता है, कोकस स्पेरिकल शेप्ड होती हैं, और विब्रियो कोमा शेप्ड शेप होती हैं। तो अलग अलग जो 4 ग्रुप हैं बैक्टीरिया के, उनको हम पिक से भी ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद है आर्कियोबैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया में क्या आ जाता है, ये एक ऐसी जो हम ग्रुप बोल सकते हैं बैक्टीरिया का, जो सबसे हार्श कंडीशन में मतलब बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में पाया जाता है। पीछे हमने जर्नल इंट्रोडक्शन देखा था बैक्टीरिया का, अब हम एक एक करके अलग अलग टाइप देखेंगे बैक्टीरिया के। तो एक्सट्रीम साल्ट एरियाज मतलब बहुत ही ज़्यादा नमकीन वाले पानी में, जहाँ पे नमक की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, लवणता बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पे पाए जाते हैं ये। जैसे हेलोफाइल्स होते हैं। हेलोफाइल्स मतलब साल्टी कंडीशन में रहने वाले बैक्टीरिया। हेलो का मतलब साल्टी और फाइल्स का मतलब जो शेल्टर के रूप में यूज करते हैं। हॉट स्प्रिंग्स मतलब गर्म पानी के जो स्रोत होते हैं, वहाँ पे थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं उनको। थर्मो का मतलब गर्म, एसिडो का मतलब एसिडिक कंडीशन मिलेगी, और फाइल्स का मतलब जो वहाँ पे रहते हैं। मार्सी एरियाज दलदली क्षेत्रों में, जैसे मिथेनोजन्स होते हैं इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेट्स एनिमल्स। और साथ में जो कुछ रूमिनेट्स एनिमल होते हैं जिनके अंदर एक अलग ह्यूमन पार्ट पाया जाता है, जैसे जो हमारे कैटल्स होते हैं, इनके अंदर स्टमक में एक एक्स्ट्रा पार्ट भी होता है, जिसमें खाना एक बारी तो सारा स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद ये जुगाड़ी करते हैं, मतलब उसको चबा चबा के खाते हैं। तो उनके शरीर में एक रूमिनेंट ह्यूमन पार्ट होता है, और उसके अंदर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। तो सेल वॉल स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। तो इनकी सेल वॉल की स्ट्रक्चर ही ऐसी होती है कि इनको एक्सट्रीम कंडीशन में भी कोई नुकसान नहीं होता, मतलब बाहर एसिड कंडीशन हो, चाहे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो, तो इनकी सेल वॉल डैमेज नहीं होती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस इन गोबर गैस प्लांट एंड बायोगैस प्लांट। तो जो गोबर गैस प्लांट होते हैं या फिर जो बायोगैस प्लांट होते हैं, उनमें जो भी बैक्टीरिया हैं वो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम एक बायोफ्यूल के रूप में यूज करते हैं। तो ये बैक्टीरिया की शेप है वही है, मिलती जुलती जो पीछे हमने देखी थी। और जो रूमिनेट्स की बात करी गई है, तो जो कैटल्स होते हैं हमारे, जो नॉर्मल जानवर होते हैं बुफैलो काऊ वगैरह, तो वो उनके जो हमारे जो इनके एलिमेंट्री कैनल है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि ह्यूमन पार्ट होता है, जो ब्लू कलर का जो पोर्शन है और डॉट डॉट से हैं, वो मिथेनोजन्स होते हैं। और इसके अंदर क्या करते हैं ये, जो भी जो पशु चारा खाते हैं उसके अंदर जो भी सेलुलोज होता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं मिथेनोजन्स। ये सेलुलोज इंजाइम छोड़ते हैं इनके र्यूमन के अंदर, जो कि खाने को पचाता है, और साथ में मिथेनोजन्स मतलब मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद है यू बैक्टीरिया, जिनको ट्रियो बैक्टीरिया ही बोलते हैं, मतलब जो ज़्यादातर करेक्टरिस्टिक फीचर बैक्टीरिया के यही ग्रुप है बैक्टीरिया का वो शो करता है। तो इनके पास क्या होती है,
रिजिड सेल वॉल, जो सेल वॉल है इनकी जो आउटर परत होती है जो प्रोटेक्शन का काम करती है तो वो बड़ी मजबूत होएगी। और यदि मोटाइल होते हैं तो इनके पास फ्लैजिलम भी होता है। फ्लैजिलम क्या होता है कि जैसे टेल टाइप की स्ट्रक्चर होती है, टेल नहीं बोलेंगे लेकिन वो काम टेल जैसे ही करता है, मतलब मूवमेंट करवाने में मदद करता है इनको। रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है? फिजन के द्वारा। फिजन में क्या होता है, जैसे अमीबा है, दो के सेल के अंदर डिवाइड हो जाता है तो ये बाइनरी और मल्टीपल फिजन दोनों के द्वारा डिवाइड कर सकता है। स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा भी ये अपनी संख्या बढ़ा सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करता है, ये प्रिमिटिव टाइप का जो डीएनए होता है उसको ट्रांसफर किया जाता है दो बैक्टीरिया के बीच में। तो जैसे ही दो बैक्टीरिया से मतलब डीएनए आएगा, एक डोनर होता है एक रिसेप्टिव होता है, और उसके बाद जो केमिकल कम्बिने जो उनके बैक्टीरिया के अंदर जो कम्बिनेशन है वो बनती है वहाँ पे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। तो इसके आगे एक क्लास है यू बैक्टीरिया की, जिसमें कीमोसिंथेटिक का मतलब है केमिकल रिएक्शन से जो बैक्टीरिया अपना खाना तैयार करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया, तो जो अलग अलग केमिकल सब्सटेंस है इनको ऑक्सीडाइज करते हैं और इनसे जो एनर्जी रिलीज होती है तो उसको एटीपी प्रोडक्शन में यूज करते हैं। मतलब जो हम जैसे हमारे शरीर में ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन होता है रेस्पिरेशन में हम जैसे पढ़ते हैं, तो उससे जो जो भी एनर्जी निकलती है उसको एटीपी प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। इनके अंदर जो ऑक्सीडेशन होती है अलग अलग केमिकल सब्सटेंस की, उनको यूज किया जाता है। तो केमिकल रिएक्शन से खाना बनाया इन्होंने, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। अपना खाना खुद बनाते हैं, दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होते। हेल्प्स इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। तो ये साथ में किसका काम करते हैं, जो न्यूट्रिएंट साइकिल होता है जैसे कार्बन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, तो अलग अलग जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनका एक नेचर में बैलेंस बनाए रखने का काम भी करते हैं। तो जो हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं बैक्टीरिया में, तो यहाँ पे क्या होता है, एक पाइलस होता है और क्या किया जाता है, एक बैक्टीरिया के द्वारा जो जैसे डोनर है तो डोनर के द्वारा जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड का कुछ डीएनए पोर्शन एक रेसिपिएंट बैक्टीरिया के पास भेजा जाता है। और जब भी आगे वो फिजन करता है तो उसके पास दो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम होता है, एक डोनर का और एक खुद का। तो आगे जितनी भी उसकी प्रोजेनी प्रोड्यूस होंगी, जो संतान प्रोड्यूस होंगी, वो रिकम्बिनेशन टाइप का बैक्टीरिया बोला जाएगा, मतलब उसके अंदर जो दो बैक्टीरिया के गुण होंगे। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में मेनली दो पेरेंट्स का योगदान होता है ऑफस्प्रिंग के बनाने में। और जो बात कर रहे हैं किसकी, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स होती हैं, जहाँ पे जो गहरे समुद्रों में कुछ जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं अलग अलग टाइप की जो जो सलाइन कंडीशन है, या फिर जो सी माउंट है, या फिर जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं, वहाँ पे जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई होता है, और जहाँ पे CO2, H2O और H2S, तो इन्हीं रिएक्शंस की जो ये अलग अलग केमिकल सब्सटेंस हैं, इनसे क्या किया जाता है, ग्लूकोज को, शुगर को बढ़ाया जाता है। और जो एनर्जी है ये कहाँ से आती है, ये अलग अलग जो सब्सटेंस हैं उनके ऑक्सीडेशन से एनर्जी को तैयार किया जाता है। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह वो भी बनता है। तो मेनली ये कीमो मतलब केमिकल रिएक्शन से अपना खाना है वो तैयार करते हैं। उसके बाद है यहाँ पे हम जो प्रोकैरियोट्स और जो स्पेशल बैक्टीरिया हैं, आर्कियोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, उनके हम थोड़े से जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स हैं वो देख सकते हैं। जैसे आर्कियोबैक्टीरिया में हमने देखा था बहुत ही मतलब ऐसी कंडीशन पे रहने वाले बैक्टीरिया मिलते हैं जहाँ पे नॉर्मली बैक्टीरिया जो नॉर्मली जीव है सर्वाइव नहीं कर सकते, जैसे थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं, उनकी शेप देख सकते हैं। मिथानोबैक्टीरियम इसमें बहुत सारे दे रखे हैं, मिथानोबैक्टीरियम रूमिनेंटियम, ये रूमिनेंट्स में पाए जाते हैं। ये मिथानोबैक्टीरियम थर्मो ऑटोट्रोपिकम, मतलब ये क्या है, जो स्वैम्प्स दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद मिथानोस्पाइरलम है, इनकी शेप कैसी होती है, स्पाइरल शेप्ड होती है, स्प्रिंग जैसी होती है। तो मिथानो की काफ़ी सारी जो अलग अलग वैरायटीज हैं वो दी गई हैं जो आर्कियोबैक्टीरिया में आते हैं। बाकी जो यू बैक्टीरिया है, जो ट्रू शेप्ड जो ट्रू स्ट्रक्चर वाले बैक्टीरिया हैं, उनके अंदर एनाबिन आ जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। आगे डिटेल में देखेंगे इनके बारे में। ग्लाइडिंग है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, जो एक ग्राम नाम का साइंटिस्ट था उसने स्टेनिंग दी थी, एक स्टेन बनाया था, एक डाई बनाई थी, जो बैक्टीरिया उस डाई को अपने शरीर के ऊपर लगा लेते हैं, मतलब जब मतलब स्पेशल स्टेनिंग दिखाते हैं तो उनको ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं। और जो वो स्टेनिंग नहीं शो कर पाते, मतलब उस रंग को नहीं अवशोषित कर पाते, उनको ग्राम नेगेटिव बोला जाता है। तो अलग अलग जो शेप है बैक्टीरियाज की, यू बैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया, या उनके जो अलग अलग नाम हैं वो हम यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं। उसके बाद है साइनोबैक्टीरिया, इसके अंदर आती हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। वैसे नाम में एल्गी जरूर है लेकिन ये एल्गी नहीं होती, ये बैक्टीरिया ही होते हैं, क्योंकि एल्गी जैसा बिहेवियर शो जरूर करते हैं।
जैसे एल्गिया फोटोसिंथेसिस करती हैं, काई जिसको शैवाल बोलते हैं, लेकिन ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स इनके बैक्टीरिया जैसे होते हैं। तो ये फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर या फिर टेरेस्ट्रियल, मतलब हर जगह मिल सकते हैं। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म भी होते हैं ये, मतलब ताजे पानी में जिसमें साल्ट कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। मैराइन मतलब जिसमें साल्ट कंसंट्रेशन, जिसको खारा पानी बोलते हैं, समुद्रों में पाया जाता है जो। और टेरेस्ट्रियल का मतलब ये स्थल पे भी रह सकती हैं। फोटोसिंथेटिक एंड यूनिसेलुलर ऑटोट्रोप्स, तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और एक सेल के बने हुए जीव होते हैं। हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, तो इनके पास क्लोरोफिल होता है और वो क्लोरोफिल जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन्हीं जैसा होता है बिल्कुल। कॉलोनियल, कॉलोनी बना के रहते हैं ये, सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ, तो एक शीथ इनके ऊपर एक परत प्रेजेंट होती है। जिलेटिन मतलब जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो कि वाटर की जो मात्रा है उसको बनाए रखता है इनके सराउंडिंग में, जो अनवायरल कंडीशन में बचा के रखती है जिलेटिनस शीथ। और फिलामेंटस हो सकता है ये तंतु टाइप में हो, धागे से टाइप में स्ट्रक्चर हो इनकी। फॉर्म्स ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज, ब्लूम्स का मतलब अपनी बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ जाते हैं जब भी वाटर प्रदूषित होता है, मतलब प्रदूषित पानी के अंदर ज़्यादा अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं ये। सम कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में जो पाई जाती है, उसको बायोलॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म उसकी बनाते हैं, और वो ऑर्गेनिक फॉर्म अगर प्लांट यूज कर सकते हैं। नाइट्रोजन हालांकि 78% होती है एटमॉस्फेयर में, लेकिन वो यूज की नहीं होती, हम उसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। हालांकि हमारे शरीर में नाइट्रोजन के बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे प्रोटीन है, और भी काफ़ी इंजाइम में भी नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करती हैं। और ये नाइट्रोजन हम प्लांट से लेते हैं, और प्लांट कहाँ से लेते हैं? सोइल से। और सोइल में बहुत सारे अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, जैसे नोस्टोक, एनाविना। ये क्या करते हैं? इनके पास एक हेट्रोसिस्ट सेल होती है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, मतलब नाइट्रोजन की इनऑर्गेनिक फॉर्म को ऑर्गेनिक फॉर्म में बदलती है, नॉन यूजेबल फॉर्म को यूजेबल फॉर्म में बदलती है। उसके बाद है जो माइक्रोस्कोपिक पिक है साइनोबैक्टीरिया की। जब हम साइनोबैक्टीरिया लेके उसको जो स्लाइड पे लेके और माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इस प्रकार के दाग जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं, फिलामेंटस फॉर्म होती है। और यहाँ पे एक फिलामेंटस फॉर्म में जो हम राउंड राउंड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, थोड़ी सी बड़ी सेल है, हर एक धागे जैसे स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, वो हेट्रोसिस्ट होती है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाने में मदद करती है। उसके बाद है हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया या माइकोप्लाज्म। तो हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया देखते हैं सबसे पहले। हेट्रोट्रोपिक का मतलब ये अपना खाना दूसरे जीवों से लेते हैं, ऑटोट्रोपिक नहीं होते। सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, मतलब जो ह्यूमन की अलग अलग एक्टिविटी है उनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे मेकिंग कर्ड फ्रॉम द मिल्क, दूध से जो दही बनाने का जो प्रोसीजर है वो बैक्टीरिया के द्वारा ही किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, बहुत सारे जो हम इंजेक्शन यूज करते हैं तो उनमें भी बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं, किल्ड बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम प्लांट्स या रूट्स, जो लेग्यूम की रूट्स होती हैं उनके अंदर जो नाइट्रोजन है, लेग्यूम रूट्स क्या होती हैं? जो दालें टाइप के जो प्लांट होते हैं, जो प्रोटीनस सोर्स होता है, तो उनमें जो रूट के अंदर प्रोटीन कंटेंट को, नाइट्रोजन को ये यूजेबल फॉर्म में बदलने का काम करते हैं। पैथोजन्स टू ह्यूमन बींग्स, तो जो ह्यूमन्स हैं या एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, तो उनमें ये बीमारी भी फैलाते हैं बैक्टीरिया। क्रॉप्स, फसलों में फैलाते हैं। फार्म एनिमल कौन से होते हैं? जो एनिमल हस्बेंड्री में हम अलग अलग कैटल्स वगैरह यूज करते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह करते हैं, तो उनके अंदर जो पेट होते हैं, पालतू जानवर रखते हैं, तो उनमें बीमारी फैलाते हैं। जैसे कोलेरा है, टाइफाइड है, टेटनस है, सिट्रस कैंकर है, तो ये बैक्टीरियल डिजीज होती हैं, बैक्टीरिया की वजह से फैलती हैं। माइकोप्लाज्म, जिसकी हम शेप देख सकते हैं, ऊपर वाली जो शेप है वो एक पैरासिटिक फॉर्म है बैक्टीरिया की जो कि डिजीज खोज करता है। ये मतलब किसी भी एनिमल टिश्यू का डायग्राम है जिसमें बैक्टीरिया शो किए गए हैं। उसके बाद माइकोप्लाज्म की स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, ये राउंड कलर की जो स्ट्रक्चर, राउंड है जो स्ट्रक्चर, वो माइकोप्लाज्म है। और इसकी खास बात क्या होती है? इसमें सेल वाल बिल्कुल एब्सेंट होती हैं, और ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, मतलब एनिमल में या फिर प्लांट में जो सबसे छोटी सेल पाई जाती है वो माइकोप्लाज्म होती है। और इसको वैसे एनिमल में माना जाता है कि एनिमल में सबसे छोटी सेल माइकोप्लाज्म बोला जाता है। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के बगैर भी रह सकते हैं। और मैनी आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट्स, तो इनकी ज़्यादातर जो फॉर्म है वो तो बीमारी फैलाती है, चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो। तो इस प्रकार से जो हमने किंगडम मोनेरा देखा है उसका जो डिस्कशन है यहीं तक कंप्लीट होता है।